वीडियो देखी। इस वीडियो में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं अंग्रेज़ों से लड़ने की। सोचिए, एक इंसान भारत में पैदा हुआ, जर्मनी गया, इटली गया, सिंगापुर गया, जापान गया, रूस गया, फ्रांस गया, इतने देश गया उस समय भारत की आज़ादी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश, मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस बलिदान के बारे में जिसको भारत के लोग तो नहीं जानते, शायद दुनिया के दूसरे देशों के लोग जानते हों, लेकिन भारत के लोग नहीं जानते। आज भारत में बहुत सारे नेता हैं जिनको यह कह सकते हो कि भारत का हर व्यक्ति ही नेता है, लेकिन उसमें कुछ बड़े नाम हैं। जैसे नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी, अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह, अरविंद केजरीवाल, बहुत सारे नेता हैं भारत के अंदर, आप गिनती नहीं कर सकते। हर व्यक्ति भारत में एक तरह का नेता ही है। लेकिन किसी ने एक लाइन कही है कि अपने आप को नेता कहकर ऐ हिंद वालों मेरे सुभाष को बदनाम ना करो। यानी नेताजी का नाम से सिर्फ एक ही व्यक्ति जाना जाता है पूरी दुनिया में, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये नाम दिया था जर्मनी के लोगों ने। जर्मनी के लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब बर्लिन में वो रेडियो से संबोधित कर रहे थे भारत को, तो उस समय ये संबोधन किया था। आज 23 जनवरी है। 23 जनवरी 1897 को हमारे सबसे महान नेता, महान आत्मा, जिनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, उनका जन्म हुआ। आज भारत की सरकार पराक्रम दिवस मना रही है और इंडिया गेट पर उनकी एक महान मूर्ति को स्थापित किया जा रहा है। ये मूर्ति इस विषय में महान है क्योंकि आज जहाँ पर इसको स्थापित किया गया है वहाँ पर पहले एक अंग्रेज की प्रतिमा स्थापित थी जिसका नाम था जॉर्ज पंचम। कभी उसकी स्टोरी और होगी। क्योंकि मैं भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास का शिक्षक भी देखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ते समय कि इनको इतिहास में जगह बिल्कुल नहीं दी गई है। अगर आप अपनी इतिहास की किताबों को उठा के देखेंगे तो 4 लाइनों में ही इनकी ज़िंदगी की पूरी कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लास में पढ़ाते समय भी बहुत सारी ऐसी बातें जानते हुए भी विद्यार्थियों को नहीं बताई जाती क्योंकि उनका परीक्षा से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य आज नेताजी के उन संघर्षों की कहानी को बयान करना है जो आपको और इस देश को बहुत मोटिवेट करेगी। उम्मीद है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपने ज़रूर किया होगा और इस वीडियो को आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब तक पहुँचाएंगे। आज मैं इनकी ज़िंदगी की कुछ ऐसी कहानियाँ बताता हूँ। 1920 में जब असहयोग आंदोलन चालू हुआ और 1921 में ये अपने पीक पर पहुँच गया, उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय इंग्लैंड की सबसे बड़ी परीक्षा जिसे ICS कहा जाता था, आज भारत में उसे IAS की परीक्षा कहा जाता था, उसको बीट किया था। अपने पिताजी के चैलेंज पर उन्होंने बीट करके उस परीक्षा को प्राप्त किया और एक कलेक्टर की जॉब भी हासिल कर ली। लेकिन उन्होंने उस नौकरी को किया नहीं। उनकी किताब जिसका नाम था, उनकी किताब में ये लिखा है, वो कहते हैं कि जब मैं इंटरव्यू रूम में पहुंचा तो इंटरव्यू मेरा लिया गया तो अंग्रेज किसी भी हालत में मुझे सिलेक्ट नहीं करना चाहते थे। उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में पूछा कि बताओ कि सुभाष क्या नहीं कर सकता, तो सुभाष चंद्र बोस ने जवाब दिया कि सुभाष कुछ भी कर सकता है। तो एक अंग्रेज अधिकारी ने अपनी शादी की अंगूठी को निकालते हुए सुभाष चंद्र बोस को दिया और कहा कि सुभाष इस अंगूठी से निकल के दिखाए, अंगूठी के बीच से निकल के दिखाए। तब सुभाष चंद्र बोस के विद्वता को आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन्होंने एक पर्ची उठाई और पर्ची में अपना नाम लिखा सुभाष और अंगूठी के बीच से निकाल दिया। इतने विद्वान थे और इस तरह का उनका मेंटल IQ था जिससे अंग्रेज भी हतप्रभ थे। अंग्रेज भी चाहते थे वो नौकरी करे। लेकिन 1981 में जब असहयोग आंदोलन अपनी पीक पे पहुंचा और गांधी जी ने सभी से कहा कि सब लोग अपनी नौकरी, अपने जो अंग्रेजों से जितने भी कॉन्टेक्ट है छोड़ दें और अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दें। इसी के विरोध में सुभाष चंद्र बोस भी असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ हो गए और गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की आज़ादी के लिए लड़ने लगे। 1921 के बाद गांधी जी के साथ वो पूरी तरह से आज़ादी की लड़ाई में लड़ते रहे। गांधी जी हैरान थे सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता को देखकर। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसका नाम था हरिपुरी अधिवेशन। हरिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुन लिया गया और अध्यक्ष जब चुने तो उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से काम किया कि ज़्यादातर जो कांग्रेस के नेता थे वो और नौजवान जो युवा वर्ग था वो पूरी तरह से प्रभावित था नेताजी सुभाष चंद्र बोस से।
फिर 1929 का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी अधिवेशन जब हुआ तो गांधी जी बिल्कुल खिलाफ हो गए सुभाष चंद्र बोस के। वो खिलाफ क्यों थे, पहले हम इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम कुछ बातों को समझते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं गांधी जी के साथ साथ और कौन खिलाफ था सुभाष चंद्र बोस के। इस वीडियो का मकसद किसी भी नेता को छोटा या बड़ा दिखाना नहीं है, इतिहास का एक ऐसा पन्ना दिखाना है जहां पर आप सुभाष चंद्र बोस के साथ की गई ज्यादतियों को आप समझ पाएंगे। गांधी जी के साथ सरदार पटेल के साथ राजेंद्र प्रसाद के साथ सीता पट्टाभी मैया, ये जो बड़े नेता थे ये सभी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे। सबसे ज़्यादा खिलाफ थे उस समय सरदार पटेल। वो कभी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस नेता बने। कारण क्या था, पहले इसको समझते हैं। 1929 के बाद 1930 में कोलकाता का एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कांग्रेस के अधिवेशन में उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। उस अधिवेशन को इतनी बेहतरीन तरीके से संचालित किया था, आर्मी की परेड करवाई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इससे कांग्रेस के बहुत सारे नेता सुभाष चंद्र बोस के इन्फ्लुएंस में आ गए और बहुत खुश थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई का नाम था विट्ठल भाई पटेल। वो बहुत पैसे वाले थे। वो सुभाष चंद्र बोस से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पूरी दौलत को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दिया। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा कोई लीडर है नहीं और नेताजी के कदमों पर चलकर ही भारत को आज़ाद करवाया जा सकता है। और सरदार पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल ने अपनी पूरी दौलत को सुभाष चंद्र बोस को दान कर दिया। इस बात से सरदार पटेल बहुत गुस्सा हुए और उसके साथ और भी नेता गुस्सा हुए, जिसमें जो सब लोग गुस्सा हुए वो ज़्यादातर लोग वकील थे। पहले सुभाष चंद्र बोस के विरोध में आए महात्मा गांधी, जो कि एक वकील थे। फिर सरदार पटेल विरोध में आए, वो भी एक वकील थे। जवाहरलाल नेहरू विरोध में आए, वो भी एक वकील थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विरोध में आए, वो भी एक वकील थे। यानी कि इस मुकदमे को कोर्ट में ले जाया गया और कोर्ट में ये साबित करवाया गया कि विट्ठल भाई पटेल ने जो प्रॉपर्टी सुभाष चंद्र बोस को दान में दी है देश की आज़ादी में लगाने के लिए, वो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए सरदार पटेल को। और ये मुकदमा हार गए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हार गए थे और वो प्रॉपर्टी मिल चुकी थी सरदार पटेल को मिल गई। इस तरह से ज़्यादातर जो एक गांधीवादी धड़ा था वो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे। गांधीवादी विचारधारा में लोग गांधी जी के कहने पर काम करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित हुआ करते थे। इसलिए उन लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं किया। उसके बाद 1939 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसको त्रिपुरी अधिवेशन कहा गया। त्रिपुरी अधिवेशन के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत बीमार थे। आप फोटो में देख सकते हैं कि बीमार आदमी जो उठ भी नहीं पा रहा है, उसमें देश सेवा करने की इतनी ललक पैदा है। वो बहुत बीमार थे। उसके बाद उसका चुनाव होना था। सभी बड़े नेताओं ने बाइकॉट कर दिया सुभाष चंद्र बोस का और उनको मना कर दिया चुनाव लड़ने से। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव लड़ने से मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो पहले पटेल से कहा गया, राजेंद्र प्रसाद से कहा गया, जवाहरलाल नेहरू से कहा गया, सभी ने चुनाव लड़ने से, सुभाष चंद्र बोस के सामने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। गांधी जी के कहने पर भी कोई उनके सामने लड़ने को तैयार नहीं हो पाया था। गांधी जी जान चुके थे कि इस समय सुभाष चंद्र बोस मुझसे भी बड़ी हस्ती बनने की कैटेगरी में आ चुके हैं। गांधी जी ने अपने एक फॉलोअर जिनका नाम था सीता पट्टाभी मैया, उससे कहा कि आप चुनाव लड़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। और गांधी जी ने सीता पट्टाभी मैया के खिलाफ चुनाव में प्रचार किया कि वोट सुभाष चंद्र बोस को न देकर सीता पट्टाभी मैया को दिया जाए। परंतु सुभाष थे, उनका जलवा इतना तगड़ा था कि उन्होंने बहुत बुरी तरह से सीता पट्टाभी मैया को हराया और सीता पट्टाभी मैया को हराने के बाद वो फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। लेकिन उन्होंने गांधी जी ने कहा कि ये हार सीता पट्टाभी मैया की हार नहीं है, ये हार है गांधी की। और गांधी जी ने मानने से इनकार कर दिया, सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया। और कांग्रेस के करीब सभी बड़े नेताओं ने गांधी नेता मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद निराश होकर उन पर बहुत दबाव बनाया गया और निराश होने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफा 1939 में दिया त्रिपुरी अधिवेशन के बाद। और 1939 के बाद उन्होंने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई जिसका नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा पश्चिम बंगाल में और वो जीते भी वहाँ पर। और इसके बाद उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार भी कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपना रूप बदला। रूप बदलने के बाद वो जर्मनी पहुँचे। जर्मनी में वो हिटलर बने, हिटलर से मिले
और जर्मनी के बाद वो इटली गए, इटली में मुसोलिनी से मिले। ये दोनों बहुत ताकतवर तानाशाह थे। सुभाष चंद्र बोस जी को ये बात पता लग गई थी और समझ में आ चुकी थी कि हमें दुश्मन के दुश्मन से मिलकर ही लड़ाई जीती जा सकती है। उनका मानना था दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इस तरह से उन्होंने जर्मनी में हिटलर से सहायता मांगी, परंतु हिटलर ने उन्हें कहा कि आप जापान जाइए, क्योंकि वहाँ जापान इंडिया से करीब पड़ता है, जापान आपकी पूरी तरह से मदद कर पाएगा। भारत के नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ भारत में ऐसा दुष्प्रचार किया कि वो जर्मनी और इटली में जाकर तानाशाहों से मिल गया है और भारत को एक तानाशाही राज्य में स्थापित करना चाहते हैं। परंतु सुभाष चंद्र बोस बीमार रहते हुए भी सिंगापुर पहुंचे, फिर जापान गए और जापान का जो उस समय सेनापति था उसका नाम था तोजो। मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस होता है और रोने का मन करता है कि सुभाष चंद्र बोस ने जब तोजो से सहायता मांगी कि वो अपनी सेना के साथ मदद करें कि वो भारत को आज़ाद करवाने में मदद करवाएंगे, तो भारत के ही नेताओं, भारत के पत्रकारों ने मिलकर सुभाष चंद्र बोस को तोजो का कुत्ता कहा। एक मैगजीन निकाली जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी को कुत्ते के रूप में दिखाया गया और उनका आप फोटो देख सकते हैं। और उसके ऊपर जो तोजो था, जो जापानी सेनापति था, उसको चढ़ा हुआ दिखाया गया। इतनी बदनामी की जा रही थी अपने ही देश में सुभाष चंद्र बोस की, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले भी कम नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस ने जापान की सहायता से सेना को भारत में लिया। भारत में लेने के बाद वो उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप को आज़ाद भी करवा लिया। उन्होंने अपना झंडा भी स्थापित किया। उसके बाद वो इम्फाल में रुके हुए थे। इम्फाल में जब वो रुके हुए थे तो उनके पास अब खाना ख़त्म हो चुका था, कपड़े ख़त्म हो चुके थे क्योंकि बारिश बहुत हुई थी, तो खाना भी ख़राब हो गया था, हथियार भी नहीं बचे हुए थे। तो उन्होंने जनता से अपील की कि आपके पास जो भी है, पैसा है, खाना है, कपड़ा है, आप मुझे दीजिए, मुझे देश को आज़ाद करवाना है। और वहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बड़ा ही मैं इमोशनल सा हो गया हूँ। वहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वहाँ पर एक बूढ़ी माँ थी, वो जब उनको मिली तो वो रोने लगी। सुभाष चंद्र बोस को देखकर वो रोने लगी। सुभाष चंद्र बोस से उस बूढ़ी माँ ने कहा कि सभी आपको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, कोई खाना दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, कोई हथियार दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, लेकिन मेरे पास देने को कुछ नहीं। मैं देना तो चाहती हूँ लेकिन मेरे पास देने को कुछ नहीं है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आपका एक बेटा है, उसे आप मुझे दे दो, मैं उसे अपनी सेना में भर्ती करूँगा और वो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई करेगा, यही आपका सबसे बड़ा दान होगा। और उस माँ ने सुभाष चंद्र बोस को अपना बेटा दे दिया। इतनी ख्वाहिशें थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश की आज़ादी के लिए। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन भारत के इतिहासकारों ने, भारत की सरकारों ने उन्हें आज तक वो सम्मान नहीं दिया जिनके वो संपूर्ण हकदार थे। उम्मीद है ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हों या ना लगी हों, मैं नहीं कहता हूँ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस जानकारी को सभी लोगों तक पहुँचाएँ। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि पर हम उनको नमन करते हैं। आज पराक्रम दिवस भी मनाया जा रहा है, तो आज उनको हम नमन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।